गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैटिक्स में आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डिस्पर्सन, अपकिरण। अभी तक अपन ने जिस सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया वो था केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें अपन स्टैटिकल एवरेज निकालते हैं। और स्टैटिकल एवरेज क्या होता है? किसी श्रेणी की जो वैल्यू है उनमें से उसका प्रतिनिधित्व मूल्य, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जो मीन के रूप में, मीडियन के रूप में, मोड के रूप में अपन ने देखा, कैलकुलेट की। तो किसी श्रेणी का सांख्यिकीय माध्य उस श्रेणी की पूरी कहानी नहीं बता सकता, क्योंकि उस सांख्यिकीय माध्य से मूल्यों की दूरी कितनी है, उनका फैलाव कितना है, उनका बिखराव कितना है, उस सीरीज की बनावट क्या है, इन सब प्रश्नों का उत्तर अपकिरण के माध्यम से, जो एक सांख्यिकी विधि है, उससे अपन देखेंगे। तो अपकिरण किसी श्रेणी के मूल्यों का फैलाव, बिखराव बताता है, जो सांख्यिकी माध्य से, उसकी औसत मूल्य से उसकी दूरी के रूप में मापा जाता है। जब अपन अपकिरण की माप निकालते हैं तो दो तरह की अपकिरण माप निकाल सकते हैं, निरपेक्ष माप और दूसरा सापेक्ष माप। जब अपकिरण की दो माप निकाल सकते हैं, निरपेक्ष माप, सापेक्ष माप। जब अपन निरपेक्ष माप निकालते हैं तो इसका मतलब अपकिरण की सीमा या मात्रा निकाल रहे हैं, और वो उसी इकाई में व्यक्त करते हैं जिस इकाई में श्रेणी के मूल्य दिए गए। अगर श्रेणी के मूल्य रुपए में है तो अपकिरण की निरपेक्ष माप रुपए में आएगी। अगर जो मूल्य है श्रेणी के वो मान लीजिए सेंटीमीटर है, तो निरपेक्ष माप भी जो आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, अपकिरण की मात्रा को बताएगी। ये तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट। सापेक्ष माप की कब आवश्यकता पड़ती है? कि जब आप दो श्रेणियों की तुलना करते हैं तो निरपेक्ष माप से नहीं कर सकते, क्योंकि निरपेक्ष माप में हो सकता है दोनों श्रेणियों की इकाइयां अलग अलग। तो सापेक्ष माप निकालकर और फिर तुलना करते हैं, और सापेक्ष माप जब निकालते हैं तो जो अपकिरण की मात्रा निरपेक्ष माप में आई है उसको अनुपात या प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो वो सापेक्ष माप आती है, जो कि एक गुणांक के रूप में कैलकुलेट होता है। तो अपकिरण की जो गुणांक है ये सापेक्ष माप होगा, जो दो श्रेणियों की आपस में तुलना करने में काम में ले सकते हैं। तो निरपेक्ष माप अलग कैलकुलेट करेंगे, सापेक्ष माप अलग कैलकुलेट करेंगे। सापेक्ष माप के आधार पर अपन डिसाइड करेंगे किसी अपकिरण की जो बिखराव फैलाव है, अगर दो श्रेणी को कंपेयर करना हो कि किसमें अपकिरण ज्यादा है, किसमें कम है, तो इस सापेक्ष माप को काम में लेंगे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन कैलकुलेट करेंगे उसके आधार पर। अब ये जो अपकिरण है, अपकिरण मापने की अलग अलग मेथड है, तो वो मेथड देखिए। मेथड्स ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण की विधियां। देखिए, सबसे पहला है विस्तार, रेंज। जब रेंज कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो साइन है वो है आर। रेंज निकाल सकते हैं निरपेक्ष माप, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकते हैं तो सापेक्ष माप। दूसरा अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका साइन है आई क्यू आर, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तीसरा है शतमक विस्तार, परसेंटाइल रेंज, परसेंटाइल्स परसेंटाइल रेंज, इसका है पी आर, परसेंटाइल रेंज। क्या होता है? चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन।
क्यू आर क्वार्टाइल डेविएशन। पांचवा है माध्य विचलन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका साइन है डेल्टा। अब ये डेल्टा तीन तरह से कैलकुलेट होता है। डेल्टा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। यानी तीनों माध्यों से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं माध्य विचलन, समांतर माध्य से, मध्यिका से और बहुलक से। छठा है प्रमाप विचलन, प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका साइन है सिग्मा। और यही सबसे प्रमुख विधि है अपकिरण मापने की, स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे वैज्ञानिक और ऑथेंटिक जो है वो प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये अपने को 6 विधियां इस चैप्टर में देखती है अपकिरण मापने की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। तो इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इनमें अपन ये जितनी भी विधियां हैं इसमें अपकिरण की मात्रा भी निकाल सकते हैं, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब पहले देखते हैं हम इसमें से जो पहली विधि है वो पहली विधि क्या है? विस्तार। जब किसी भी सीरीज का विस्तार कैलकुलेट करते हैं तो अपन यहाँ देखिए, एक तो अपन निरपेक्ष माप निकाल सकते हैं, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप निकाल सकते हैं। अगर निरपेक्ष माप निकाल दें तो रेंज इज इक्वल टू h माइनस l। h का मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सीरीज और L का मतलब है लोवेस्ट वैल्यू ऑफ सीरीज। तो हाईएस्ट वैल्यू सीरीज की और लोवेस्ट वैल्यू। सीरीज कोई भी हो, चाहे इंटीग्रल हो, चाहे डिस्क्रीट हो और चाहे कंटिन्यूस हो, तीनों सीरीज में यही फॉर्मूला लगेगा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू, तो h माइनस l को डिवाइड करेंगे h प्लस l से, तो ये कोएफिशिएंट आ जाएगा। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि इंटीग्रल और डिस्क्रीट सीरीज में तो आप वैल्यू देख लेंगे सीरीज में से सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट कौन सी है, लेकिन जब सतत श्रेणी हो तो पहले आप उसको सीरीज को परफेक्ट करें। यानी अगर समावेशी हो तो उसको अपर जीरो बदल दें, असमान वर्ग वाली हो तो समान वर्ग वाली बदल दें। तो ये काम आपको करना है श्रेणी बदलने का, और उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू पता करें और लोवेस्ट वैल्यू पता करेंगे तो उससे रेंज आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे आपको ये दे रखा है, एक कंपनी का जो है 6 महीने का लाभ हानि दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये मंथ दे रखा है, मंथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और प्रॉफिट लॉस दे रखा है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, और ये सीरीज की वैल्यू रहेगी धीरे धीरे देखिए 700, 400 माइनस 1300, 1800, 5000,
और -200। अप्रैल में 700, मई में 400, जून में 1300, जुलाई में 1800, 1300 लॉस है और जुलाई में 1800 प्रॉफिट, अगस्त में प्रॉफिट और सितंबर में लॉस। तो अब इसमें से आपको रेंज निकालना है। रेंज इज इक्वल टू H माइनस L, हाईएस्ट वैल्यू। तो प्रॉफिट में सबसे ज्यादा 5000, ये हाईएस्ट वैल्यू होगी। और लोएस्ट वैल्यू क्या होगी? जो लॉस सबसे ज्यादा है, यहाँ -200 या -1300, तो सबसे ज्यादा लॉस इसमें। तो H हो गया 5000 माइनस, माइनस फॉर्मूले का है, अब -1300। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5000 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएगा और ये 1300। तो रेंज आ गई 6300 रुपए, ये रेंज आ गया। अब इसका कोएफिशिएंट निकालना है। तो कोएफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या लगाएं? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू H माइनस L और H प्लस L। तो यहाँ फॉर्मूले में अप्लाई करें, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो H है 5000 माइनस 1300 और डिवाइड करेंगे 5000 प्लस -1300। तो ये 5000 में से ये प्लस हो जाएंगे तो 6300 ऊपर आएंगे और 5000 में से ये -1300 कम हो जाएंगे 3700। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.7। अब ये 1.7 जो है ये अनुपात है 1.70, इसके आगे रुपए नहीं लिखना है आपको। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। तो ये रेंज आ गया, ये निरपेक्ष माप आ गया और ये सापेक्ष माप आ गया। तो इस तरह से आप रेंज कैलकुलेट